all the 3 important sections of IP मैट। अगर इन 3 से 4 घंटों को हमें स्ट्रैटेजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करेंगे। मॉक फ्रीक्वेंसी 0 रखिए, इनिशियली आपको मॉक्स नहीं देने। यहाँ पर हमें बार बार रिपीटेडली ये सेक्शंस डोमिनेट करते हैं एग्जाम में। पूरा सर्कल कंप्लीट किए बिना, फीडबैक लिए बिना आगे बढ़ जाएंगे तो मॉक का मकसद आप अचीव नहीं कर पाएंगे। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो एक बहुत ही कॉमन रिक्वेस्ट हमें बार बार मिल रही थी कि मैम हमें एक सॉलिड प्लान बता दीजिए सो दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर आवर आईपी मैट एग्जाम्स इन द एंटायर 1 year. So what should be done rightly? How should you strategically proceed? That's what we are going to discuss for all the 3 important sections of IP MAT in this particular video. My name is Juhi Narula. Let's get started and devise this 12-month architecture for our wonderful success in IP MAT exam. तो बेसिकली हम सबसे पहले शुरू करते हैं टू अंडरस्टैंड द एरियाज ऑफ IP मैट एग्जाम दैट इंक्लूड्स इंदौर, रोहतक एंड ऑल्सो जिप मैट। तो सबसे पहले देखिए इंटरव्यू प्रेपरेशन तो आप रिटन एग्जाम के बाद कर सकते हैं। अभी ध्यान रखिए कि जो आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उस पर सॉलिड कंट्रोल हो और अपने सराउंडिंग्स के बारे में आप अवेयर और अलर्ट रहें। तो हमें पहला एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, राइट, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर्स दोनों ही कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद वर्बल एबिलिटी में आते हैं जहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक सॉलिड डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा ग्रामर, वर्बल एबिलिटी और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी सिग्निफिकेंटली सॉलिड प्रेजेंस रखते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सेट हमें इंदौर में आता दिखता ही है। इसके अलावा रोहतक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरह लॉजिकल रीजनिंग काम करता है। तो ये एग्जाम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिस पे हमें मास्टरी करनी है और कमांड एस्टैब्लिश करनी है। तो हमारा जो दिन का रूटीन होना चाहिए दैट शुड बी लाइक 3 to 4 hours पर डे, राइट। थोड़ा सुनने में इंटिमिडेटिंग लगता है, पर जिस दिन आपको लगता है कि आपका स्कूल थोड़ा हैवी है तो वीकेंड पे अपने आप को पुश करिए। जैसे आपकी अभी समर ब्रेक आएगी तो वो ऐसा टाइम होगा जो आप यूटिलाइज कर सकते हो टू गेट एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें, अगर इन 3 से 4 घंटों को हमें स्ट्रैटेजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए क्वांट सेगमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट आंसर्स भी आ रहे हैं, MCQs भी आ रहे हैं। तो लगभग लगभग आपको 90 मिनट्स का टाइम उसको देना चाहिए, जहाँ पे आपका गोल होना चाहिए टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट। वर्बल सेगमेंट को आप 60 मिनट दे दीजिए, 1 आवर भी आप रिगरस रहेंगे तो भी आप एक सॉलिड इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे, जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली खुद को एक्सपोज करना है टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज मैकेनिक्स। आई विल एक्सप्लेन दैट इन डिटेल। और LRDI सेगमेंट को आप 45 मिनट अगर रोज भी नहीं दे पा रहे तो ऑल्टरनेट बेसिस पे भी देंगे तो आप बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखेंगे और गेम चेंजिंग सेक्शन रहता है स्पेशली इन रोहतक। और जो आपके दिन के 45 मिनट हैं वो आप रखिए रिविजन और एनालिसिस के लिए। कई बार क्या होता है हम सिर्फ प्रैक्टिस करते रहते हैं विदाउट सीइंग वेदर वी आर पुटिंग द एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। तो रिविजन और एनालिसिस राइट फ्रॉम द इनिशियल डेज ऑफ योर प्रिपरेशन should be a solid part, right? So this is how you strategically distribute 3 to 4 hours. अगर समय कम है तो 90 मिनट्स को आप 80 मिनट्स 1 आवर कर सकते हैं, इंग्लिश के 60 मिनट्स को 45 मिनट्स कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग ऑल्टरनेट डेज कर लीजिए और लगभग लगभग 20 मिनट 30 मिनट रिविजन और एनालिसिस के लिए दीजिए। पर फिर भी 2 से सवा 2 घंटे का एफर्ट तो मैंडेटरी है, और अगर आपने ड्रॉप लिया है तो 3 से 4 घंटा आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए, सो मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चरली मैप कर दिए हैं इन 12 महीनों को। तो जो आपका इनिशियल पहले 3 महीने होते हैं वो फाउंडेशन फेज की तरह काम करते हैं, जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करते हो। आप कोशिश करते हो कि आप रीडिंग में बढ़िया हो, आपको मैथ्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में आए, गेम समझ में आए कि कैसे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, अवेयरनेस हो सारे कंपोनेंट्स की, राइट। सो जो आपका फर्स्ट से लेकर 3rd मंथ है वो फाउंडेशन फेज रहता है। फिर उसके नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं लगभग 3 महीने वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फेज है, जहाँ पे आप स्ट्रैटेजी सीखते हैं, उनका एप्लीकेशन सीखते हैं, कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आपके एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कौन से हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, राइट। उसके बाद आता है एडवांस प्रैक्टिस फेज, जहाँ पे आप अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट डिग्री पर लेके जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप
अच्छे क्वेश्चंस करें, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करें, हाई एक्यूरेसी को टारगेट करें। फिर उसके बाद आपका टेस्ट फेज आता है जहाँ पे आप इंटेंस टेस्ट टेकिंग एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करते हैं, मॉक्स बहुत ज़्यादा देते हैं ताकि आपको एग्जाम का स्ट्रेस और प्रेशर हैंडल करना आ जाए। और फिर फाइनल फेज होता है जो एग्जाम से कुछ दिन पहले आप रिविजन करते हो, आपने जितना कुछ सीखा है पढ़ा है उसको होलिस्टिकली री एक्सप्लोर करके एग्जाम रेडी हो जाते हो, राइट। तो अब अगर आगे हम देखें कि ब्लूप्रिंट कैसा रहना चाहिए, तो कुछ इस तरीके के से रहना चाहिए। फाउंडेशन में आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि आप अपना नॉलेज बेस डेवलप करें। मॉक फ्रीक्वेंसीज 0 रखिए। इनिशियली आपको मॉक्स नहीं देने, जब तक आपका सिलेबस ही नहीं कवर हुआ, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहे, मॉक विल बी टू अर्ली इन द फर्स्ट फेज। तो टारगेट क्या होना चाहिए? थ्योरी एक्विजिशन, दैट मीन्स आपको समझ में आ जाए, फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, गेम समझ में आए, ग्रामर के रूल्स पता हो, मैथ्स के फॉर्मूलाज पता हो, मैथ्स की स्ट्रैटेजीज पता हो, राइट। दैट इज द फर्स्ट फेज, दैट मीन्स द फर्स्ट 3 months which we are suggesting as our foundation phase. नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वेयर विल एड कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, जहाँ पे हम अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाएंगे, जहाँ पे मॉक्स अभी भी मत दीजिए बट सेक्शनल देना शुरू कर दीजिए। तो अब आपने लगभग समझ लिया है पेपर पैटर्न कैसा है, आप अगले 3 महीने में एटलीस्ट 40-50% सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे, तो सेक्शनल देना शुरू कर दीजिए, राइट। अगले 3 महीनों में आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आरसी पे, कमांडो और हायर मैथ्स के कॉन्सेप्ट पे आपको क्लैरिटी बिल्ड होना शुरू हो जाए। एडवांस प्रैक्टिस के लिए हमने मंथ 7 to 9 रखा है, जहां पे आपको स्पीड को मास्टर करना है, क्योंकि अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, स्ट्रैटेजीज आपको आ गई हैं, तो अब हम स्पीड की तरफ बढ़ेंगे। और अब यहाँ पर आप मॉक्स 2 पर मंथ दे सकते हैं, यानी कि हर 15 दिन में आप एक मॉक दीजिए और मिक्स प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि अब आपने वीक एरियाज पे काम कर लिया है, 3 महीना एक्सटेंसिवली आरसीज पे, हायर मैथ्स पे काम कर लिया है, तो अब आप फंडामेंटली सॉलिड हो जाते हैं अपने 9वें महीने की प्रेपरेशन के बाद, राइट। जो आखिरी 10 और 11 मंथ्स हैं एग्जाम से पहले वाले 2-3 महीने, उसमें आपको अपनी वीकनेसेस को कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी है। और यहाँ पर फिर मॉक की फ्रीक्वेंसी हमने पहले रखी थी महीने में 2 देने की, अब आप महीने में 4 मॉक्स यानी 1 मॉक पर वीक देना शुरू करिए। मॉक्स बढ़ाइए, क्योंकि जितने मॉक्स देंगे उतना आप एग्जाम के दिन में प्रेशर में नहीं आएंगे, स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे। और यहाँ पर एरर लॉगिंग इंपॉर्टेंट है, टू आइडेंटिफाई वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग एंड टू रिग्रेसली वर्क ऑन द एरियाज वेयर यू आर स्ट्रगलिंग, राइट। तो एक सॉलिड एरर लॉग आपको मंथ 10 और 11 में क्रिएट किया हुआ एग्जाम में सुप्रीमली हेल्पफुल रहेगा। और जो फाइनल रिवीजन रहता है वहाँ पे आपको टेम्परामेंट कंट्रोल करना सीखना है। पैसेज में पेपर में पैसेज देख के घबराहट ना हो, कंट्रोल में रहें आप, राइट। आप अपना कॉन्फिडेंस ना लूज करें, वो सारा टेम्परामेंट बिल्डिंग का खेल रहेगा। यहाँ पे आप मॉक्स बढ़ा दीजिए, 3 से 4 मॉक्स दीजिए, मॉक दिया, एनालिसिस किया, वीक एरिया पे काम किया, फिर मॉक दिया, राइट। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला वो कैप पॉलिश करिए, ग्रामर के रूल्स बनाए, उनका रिगरस रिविजन करिए, जो आपकी स्ट्रैटेजीज हैं, शॉर्टकट्स हैं, जो आपने पूरे साल मेहनत करी है, उसका जो चीट शीट्स है, जो आपने पूरा निचोड़ है 12 महीने की मेहनत का, उसका आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नोटबुक होनी चाहिए, जो एग्जाम से पहले रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। नाउ अगर हम देखें कि कैसे पहले 3 महीनों में हमें काम करना है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सॉलिड करने के लिए अरिथमेटिक, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें बार बार रिपीटेडली ये सेक्शंस डोमिनेट करते हैं एग्जाम में, तो पहले 3 महीनों में आपका अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा सॉलिड हो जाना चाहिए। वर्बल रीजनिंग में ग्रामर के फंडामेंटल्स, एटलीस्ट पार्ट ऑफ स्पीच आपको समझ में आ जाए, रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाए, आपको रीडिंग का पैसेज देख के डर ना लगे, यही बहुत बड़ी विक्ट्री होगी हमारे लिए। और एलआरडीआई में बेसिक पजल्स के साथ कंफर्टेबल हो जाइए, चार्ट्स, टेबल्स को प्राइमरी लेवल पे डील करना आपको आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे की इनसाइट ये है कि यहाँ पर स्पीड पे काम मत करिए। जो ये 90 डेज का यानी पहले 3 महीने का फेज है, वो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और कॉम्प्रिहेंशन के लिए, मतलब आपकी फाउंडेशन को सॉलिड करने के लिए, राइट। चलिए, सो व्हाट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो जो आपका मंथ 1 to 3 है उसमें क्वांट कैसा जाएगा, अरिथमेटिक एंड नंबर सिस्टम। जो आपका 4 to 6 है उसमें ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, हायर एल्जेब्रा पे पुश करिए। 7 to 9 मंथ में मिक्स बैग
टॉपिक्स करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल से अवगत कराता है। यू कम टू नो दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल यू आर गोइंग टू इनकाउंटर, सो दैट यू कैन ट्वीक योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। वर्बल में पहला कुछ महीने आप ग्रामर और वोकैबलरी को स्ट्रेंथन करेंगे, रीडिंग करना शुरू कर देंगे ताकि स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन आपको समझ में आने लग जाए, आपको समझ में आए कि पैसेज को कैसे इंटरप्रेट करना है। फिर क्वेश्चन सॉल्विंग रिलेटिवली इजी पार्ट हो जाता है जब पैसेज को पढ़ते वक्त आपको डर नहीं लगता और पैसेज समझ में आने लगता है, राइट। फिर उसके बाद 4 to 6 मंथ्स में आप पैरा जंबल्स, क्रिटिकल रीजनिंग, पैरा कंप्लीशन जैसे कॉन्सेप्ट्स पे आगे बढ़ेंगे और एंड में 7 to 9 में आप स्पीड ड्रिल्स को करेंगे और लॉजिक को अप्लाई करना सीखेंगे, जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीशन है या फिर वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो आपने पूरे पहले के महीनों में मेहनत करी है, जहाँ पे उसका एक सॉलिड एप्लीकेशन आ जाए। LRDI में बेसिक सेट्स करेंगे इनिशियल 3 मंथ्स, 4 to 6 मंथ्स में इंटरमीडिएट सेट्स पे जाएंगे और जो आपके 7 to 9 मंथ्स होंगे उसमें टाइम्ड मिक्स बैग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि टाइम की एस्पेक्ट को अपनी इक्वेशन में प्रैक्टिस में इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगर अपन देखें कि 4 to 6 मंथ्स में क्या करना है, तो आप क्वांट में जैसा मैंने कहा ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ और हायर अलजेब्रा को लेकर आ जाइए। वर्बल में आपका फोकस CR पे, RC पे, पैरा जंबल्स पे होना चाहिए। पैरा जंबल्स के 5 क्वेश्चंस आते हैं। रीडिंग के आपको लगभग 3 सेट्स मिलते हैं, जिसपे हर सेट में 4 से 6 सवाल देखने को मिलते हैं। तो मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं और इनको आपको बहुत सॉलिड कंट्रोल में लाना ज़रूरी है। और LRDI के इंटरमीडिएट हमें डिफिकल्टी लेवल ही मिलता है, तो उसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, राइट। यहाँ पे वीकली सेक्शनल टेस्ट दीजिए, जैसा मैं आपको शुरू में भी समझा रही थी। अभी आपका गोल ये है कि आपने सस्टेन्ड फोकस रखना है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है टू द टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज। तो वीकली सेक्शनल टेस्ट बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बिल्ड नहीं करते, मॉक्स जितना इतने हाई ऑन इंटेंसिटी भी नहीं होते, और आप ग्रेजुअली मॉक्स के लिए रेडी भी होना शुरू हो जाते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो जो आपके एक्सलरेटिंग पेस होगा, जो 7 to 9 मंथ्स का टारगेट है, उसमें आपको चैप्टर वाइज चैप्टर लर्निंग से मूव करके मिक्स बैग सेट पे आना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हमने एक सपोज एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके हम सारे क्वेश्चन सही कर देते हैं, बट हमें मिक्स बैग क्वेश्चंस मिलते हैं, तो हमारा माइंड एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे जंप करने में कई बार रेडी नहीं होता। तो वो रेडीनेस हमें डेवलप करनी है, वो टेम्परामेंट हमें इनकलकेट करना है, राइट। अब ड्रिल एग्जीक्यूशन में स्पीड का और टाइम का फैक्टर इंटीग्रेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अब आपने फाउंडेशन सेट कर ली है, कॉन्सेप्ट्स पकड़ लिए हैं, तो अब टाइम बेस्ड प्रैक्टिस आपको एडवांस लेवल प्रिपरेशन में मदद करेगी। और मॉक का इंटीग्रेशन शुरू करिए, जैसा मैंने आपको कहा कि आप पर मंथ 2 फुल लेंथ मॉक्स दीजिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे मॉक को दिया जाता है, आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या आप इतनी ड्यूरेशन के लिए बैठ पाते हो, क्या आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, या मॉक का फियर आपको कितना इंटिमिडेट करता है, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल वंडरफुल 100 on 100 लेकर आना है, बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। धीरे धीरे आपके मॉक्स इंप्रूव होंगे, तो शुरू में टेस्टिंग फेज की तरह ज्यादा रखिए, रादर देन कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट नॉट गेटिंग ग्रेट स्कोर्स, right? So this is the mock test intensity ramp for you. So initial 3 months 0 full mocks, right? फिर next 4 to 6 months में weekly sectional test, right? 7 to 9 months में 2 full mocks per month. उसके बाद अगर आप 10 और 11 मंथ पे आते हैं तो 1 full mock पर वीक, और आखिरी के 1-2 महीनों में 3 से 4 मॉक्स पर वीक दीजिए। तो देखिए मैम ने कैसे धीरे धीरे इंटेंसिटी बिल्ड करी है, और यही आपको करना है कि ना कि शुरू में मॉक्स एकदम से बढ़ा देने, एंड में क्या होता है कि फिर आपका सारा एनर्जी इंथुजियाज्म खत्म हो जाता है, आप इतने बर्न आउट हो जाते हो। तो अपनी एनर्जी को राइटली चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सो कैलिब्रेट करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को, जब आप एरर लॉग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जब मॉक्स दे रहे हैं, मॉक दीजिए, एनालाइज करिए, वीक एरियाज को स्पॉट करिए, एरर ट्रैकर में वीक एरियाज को मेंशन करिए, उन एरियाज पे टारगेटेड रिविजन करिए, ताकि मॉक से हम मैक्सिमाइज कर सके अपना आउटपुट। एक मॉक से दूसरे मॉक पे आप ये पूरा सर्कल कंप्लीट किए बिना, फीडबैक लिए बिना आगे बढ़ जाएंगे, तो मॉक का मकसद आप अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। चलिए उसके बाद हाई प्रेशर टेस्ट फेज जो आपका 10th और 11th मंथ में रहेगा, तब आपको ध्यान रखना है कि
आपको फुल लेंथ मॉक देना है पर वीक, राइट, और आपको समझ में आना चाहिए कि पूरे वीक उस एरिया पे काम करना है जो आपने मॉक में बढ़िया परफॉर्म नहीं किया, राइट। और फिर देखिए कि थोड़ा-थोड़ा आप आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर भी अवेयर हो जाइए, क्योंकि लास्ट 2-3 मंथ्स में क्या हुआ है, क्या घटनाएँ घटी हैं, उस पे इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन्स आते हैं, तो अपने आसपास की सराउंडिंग्स से आपको अवेयर होना भी शुरू हो जाना है। देन ऑफ कोर्स आपका जो फाइनल 12th मंथ या एग्ज़ाम से पहले वाला महीना होगा, उसमें टेस्टिंग आपकी पीक पे जाएगी, 3 से 4 मॉक्स पर वीक दीजिए, रिविज़न करिए, रैपिड फायर फॉर्मूला रिविज़न, वोकैब्युलरी रिफ्रेशर्स। यूजुअली लास्ट के महीने में हम कहते हैं कि कोई नया कॉन्सेप्ट मत सीखिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी 12 महीने अपनी प्रिपरेशन को दिए हैं, तो लास्ट मिनट पे नई चीज़ सीखना फ़ायदा नहीं करती, नुकसान ज़्यादा करती है, राइट। आप अपने स्लीप शेड्यूल्स को मेंटेन करके रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशनिंग पे ध्यान दीजिए। बच्चे इस एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं और फिर आप एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो पाते, राइट। चलिए, सो आपको बेसिकली पेपर को क्रैक करने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, एग्जाम का टेम्परमेंट चाहिए, इंटरव्यू रेडीनेस चाहिए। अगर आप ये तीनों कंपोनेंट्स का बढ़िया मेल जोल बना लेते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में सक्सेसफुल होंगे। I hope this video helped you. Keep working hard, stay consistent. Vijay Bhav.